हाँ जी दोस्तों, तो अपना चैप्टर नंबर 17.1 दैट इज पीयर रिव्यू फ्री फास्ट ट्रैक बैच ऑडिट का जो बिल्कुल यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सारे के सारा पूरा ऑडिट सीए फाइनल का कवर है, समझा तो है अपन ने। साथ में एक स्पेशल चीज, हर एक चीज रटवाने की जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने ही ली थी। पूरी की पूरी चीज मैंने रटवा के छोड़ी है, वो आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो ये उसी का चैप्टर नंबर 17.1 है, पीयर रिव्यू। दैट इज अकॉर्डिंग टू 2022 के अंदर जो न्यू गाइडलाइंस निकली है, मतलब पीयर रिव्यू रिवाइज हो चुका है 2022 के अंदर, May 23 नॉर्मल अटेम्प्ट्स के लिए। तो ये बिल्कुल रिवाइज वाला चैप्टर है, ठीक है। तो ये अपन किससे कवर करने वाले, ये वही अपनी बुक जो मैंने आपको हर बार बताया था, 500 पेजेस के अंदर पूरी की पूरी चार्ट्स एंड टेबुलर फॉर्मेट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट कवर है 500 पेजेस के अंदर, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन भी कवर है। कैसे, ये देखो, जैसे ये ऑब्जेक्टिव है तो इस ऑब्जेक्टिव का क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव पीयर रिव्यू क्वेश्चन भी मैंने साथ में कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो ये बुक आपको अगर परचेस करनी है तो आपको नीचे मैं लिंक दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी आप परचेस कर सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं अपन पीयर रिव्यू। सबसे पहले तो अपन पीयर रिव्यू पे आते हैं। ये 2022 के अकॉर्डिंग अब गाइडलाइंस जो चेंजेस हुए हैं वो पीयर रिव्यू अपन फटाफट एक बार पहले समझते होता क्या है। एक फर्म है, दोनों सीए फर्म है, एक है एबीसी, एबीसी एंड कंपनी लिख दो यहाँ पे सीए फर्म, और एक है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड ऑडिट करता है रिलायंस लिमिटेड की, एक्स वाई जेड ऑडिट करता है रिलायंस लिमिटेड की, अडानी की, सबकी, बहुत सारों की। तो अब आईसीआई को क्या लगता है कि यार जो एक्स वाई जेड है वो इतना कॉम्पिटेंट है तो सही ना, मतलब सब लोगों के लिए बोल दिया कि एक्स वाई जेड या जो भी सीए फर्म है जो कहीं पे भी ऑडिटिंग मतलब अश्योरेंस सर्विसेज दे रही है, अश्योरेंस सर्विसेज, तो वो दूसरे सीए को अपॉइंट करेगी, दूसरे सीए को बोलेगी कि भाई, मतलब यहाँ पे दूसरा सीए मान लो एबीसी, या फिर कोई दूसरा प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्रैक्टिसिंग सीए, ये भी सीए, ये भी सीए फर्म है। तो अब एबीसी को बोलेगी भाई एक्स वाई जेड को चेक करके आ कि उसकी जितनी भी पॉलिसी वगैरह है वो अच्छी तो है ना, वो दूसरों की बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑडिट करने लायक तो है ना, वरना ये एक्स वाई जेड ऑडिट तो करी रिलायंस लाने की, पता चला ऑडिट करने लायक ही नहीं हो, इतनी उसमें कैपेबिलिटी ही नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी भाई, फिर फ्रॉड वगैरह होते हैं, तभी इस चक्कर में होता है। तो ये होता है कि जो पीयर फर्म है, पीयर फर्म, पीयर मतलब पर्सन ऑफ ए सिमिलर स्टैंडिंग, ये भी सीए फर्म है, ये भी सीए फर्म है, या फिर ये भी सीए है, ये भी सीए है, तो ये एक दोनों दोनों सिमिलर अंडरस्टैंडिंग के है, तो एक बंदा दूसरे बंदे का रिव्यू करेगा। ये भी सीएफएम है, ये भी सीएफएम है। तो आईसीआई ने मैंडेटरी कर रखा है कि भाई आपको बड़ी बड़ी कंपनी की ऑडिट करनी है, आपको अगर बड़ी बड़ी कंपनी की ऑडिट करनी है तो आपको अपना पहले पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा, जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, वरना आप बड़ी कंपनी की ऑडिट नहीं कर पाएगा, वरना एक्सवाइजेड बड़ी कंपनी की ऑडिट नहीं कर पाएगा, उसको पहले पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा। ये आईसीआई के अकॉर्डिंग ही चलता है पूरा पीयर रिव्यू, आईसीआई ही मैनेज करता है इसको, ठीक है। तो ये पीयर मतलब पर्सन ऑफ सिमिलर अंडरस्टैंडिंग। ये जो एक्स वाई जेड है यहाँ पे इसको कहेंगे प्रैक्टिसिंग यूनिट, क्या कहेंगे, प्रैक्टिसिंग यूनिट, क्योंकि ये इसकी अश्योरेंस सर्विसेज इनको दे रहा है। पीयर रिव्यू सिर्फ अश्योरेंस सर्विस में देता है, मतलब अगर एक्स वाई जेड टैक्स की सर्विस भी किसको प्रोवाइड कर रहा है, टैक्स के रिटर्न फाइल करना, जीएसटीआर के रिटर्न फाइल करना, कंसल्टिंग दे रहा है किसी को, कोई मतलब नहीं अपन को। केवल पीयर रिव्यू किस पे लगेगा, जब अश्योरेंस सर्विसेज की बात आती है, ऑडिट वगैरह, सर्टिफिकेशन वगैरह पे, अगर वो ऐसे काम कर रहा है तो ही केवल पीयर रिव्यूज पे लगेगा, बाकी छोड़ो। चलो, तो रिव्यू मतलब अपन को पता है, पीयर रिव्यू मतलब रिव्यू ऑफ ए वर्क डन बाय ए प्रोफेशन बाय अनदर प्रोफेशनल। यहाँ पे एक सीए, मतलब दोनों सीए होने चाहिए, एक प्रोफेशनल दूसरे प्रोफेशन का वर्क डन चेक कर रहा है, ठीक है। तो अपन नीचे चलते हैं। डेफिनेशन एज पर आईसीआई, आईसीआई ने, अब देखो जैसे ही तुमको यहाँ पे आएगा कि ये जो ऊपर एक्स वाई जेड थी, यहाँ पे एबीसी था, यहाँ पे एबीसी था, यहाँ पे एक्स वाई जेड था, ठीक है ना। तो अब अपन को क्या चेक करना है, ये जो एबीसी आएगा, ये भी सी है, ये भी सी है, ये एक्स वाई जेड का क्या चेक करेगा, वो देखेगा कि वो अश्योरेंस सर्विसेज देने लायक तो है ना, इतनी कैपेबिलिटी तो है नहीं, बंदा इतना पढ़ा लिखा, मतलब पढ़ा लिखा ठीक है, मतलब उसके बाद इतना एक्सपीरियंस तो है ना कि वो बड़ी बड़ी कंपनी की ऑडिट करे, इसने इसके फर्म के जो भी सिस्टम एंड प्रोसीजर रख रखे, जो भी सिस्टम एंड प्रोसीजर रख रखे वो अच्छे है, वो कोई भी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट करने लायक है। उसके फर्म के पता चला सिस्टम एंड प्रोसीजर ही खराब हो, जिंदगी में किसी किसी बंदे को आप एक्सेल ही नहीं आता, पेपर मैनुअल वर्क चल रहा है, वहां पे किसी को भी कोई अपडेटेड नॉलेज ही नहीं है, किसी को भी कोई ट्रेनिंग ही नहीं देता, कोई आईसीआई के स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता, कोई लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, तो भाई इसके सिस्टम एंड प्रोसीजर ही खराब है। तो देखेगा कि एबीसी क्या देखेगा कि एक्सवाईजेड के सिस्टम एंड प्रोसीजर अच्छे हैं अश्योरेंस सर्विसेज देने के लिए, तो एबीसी एक्सवाईजेड के सिस्टम एंड प्रोसीजर के अंदर इंक्लूड होगा टीपीई का कंप्लायंस करता हो, याद कर लेना, बट टीपीई याद कर लो, टीपीई का कंप्लायंस फॉलो करता हो, एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, टीपी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, टीपी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एज वेल एज ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल मॉडल, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, इन सब का एक्सवाईजेड को कंप्लायंस करना पड़ेगा। किस किस का, सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा सिस्टम एंड प्रोसीजर अच्छे तो है ना, कि वो क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज, मतलब अश्योरेंस सर्विस अच्छे से दे पाए एक्सवाईजेड। कैसे अच्छा होगा वो, टीपीई क्या याद करना है बोला मैंने को,
टीपीई टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, मतलब अलग अलग तरह के जो नीचे डेफिनेशन आएगी एग्जैक्ट टीपीई का मतलब क्या है, पर एक बार जो भी आईसीआई डे टू डे पे रेगुलर स्टैंडर्ड्स निकालता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड निकालता है, लाइक या फिर कोई भी अगर सेक्शन 133 के अंदर एस अनाउंस करे हुए गवर्नमेंट ने, इंडेस अनाउंस करे हुए हैं, या फिर कोई भी गाइडलाइन जो ऑडिट पे लगती है, लॉ एंड रेगुलेशन लगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पे कोई स्टैंडर्ड लग रहा है, तो वो सारा कंप्लायंस करना चाहिए एक्स वाई जेड को, सारी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। और अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी एक्स वाई जेड को फॉलो करनी चाहिए, इंक्लूडिंग ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉड्यूल। कोर्स के अंदर नहीं है ये, फटाफट से ब्रीफ दे देता हूं, बस ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल एक आईसीआई ने एक मॉडल बना रखा है, आईसीआई ने एक मॉडल बना रखा है कि बड़ी बड़ी कंपनी में लिस्टेड कंपनी मान लो, अगर आपको बड़ी बड़ी कंपनी जैसे लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट करनी है, तो आपको इस जैसे एक्स वाई जेड को खुद को एक्स वाई जेड को चेक देखना पड़ेगा कि मैं केपेबल तो हूं ना, एक्स वाई जेड खुद देखेगा, एक मैट्रिक्स टाइप होता है, वो एक मॉडल होता है मैच्योरिटी मॉडल, वहां पे नंबर मिलते हैं कि हाँ मेरे पास इतने 10 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 50 जनों की टीम है, मेरी जो टीम है इनके सबको एक्सेल आता है, मेरी टीम वाले बंदों को सारे के सारे जितने भी एक जीएसटी एक्सपर्ट है, कोई एक आईटी एक्सपर्ट है, मतलब एक मॉडल बना रखा है कि अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो गई तो आप खुद ही देख लो, आप इस मैच्योरिटी मॉडल को अगर पूरा कर रहे हो तो आप बड़ी कंपनी की ऑडिट कर सकते हो। ठीक है, तो अब एबीसी क्या देखेगा कि एक्स वाई जेड के सिस्टम एंड प्रोसीजर अच्छे हैं, टीपी फॉलो करता है, अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो करता है, इंक्लूडिंग ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब ये फटाफट देख लेते हैं, रिव्यूअर जो एबीसी है वो रिव्यूअर कहलाएगा, इसको पेयर रिव्यूअर कहलाएगा। इसको रिव्यूअर का मतलब क्या हो गया, कोई भी सीए मेंबर मतलब सीए जो अप्रूव हो बोर्ड के द्वारा और इम्पेनल हो, जो पीयर रिव्यू बोर्ड होता है, आईसीआई का ही बोर्ड है, कुछ भी नहीं है, आईसीआई ही मान लो तुम उसको, पीयर रिव्यू बोर्ड होगा, वहां पे अगर मेरे को रिव्यूअर बनना है तो मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ मेरी भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रिव्यूअर बनने के पहले, पर मेरे को अगर मैं क्वालिफाइड हूँ, नीचे आएगी क्वालिफिकेशन, मैं क्वालिफाइड हूँ तो मैं अप्लाई कर दूंगा इम्पेनल में कि हाँ मेरे को बना लो, मैं पीयर रिव्यू करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भाई पैसा मिलेगा ना, मुझे भी फीस मिलेगी उसकी, तो वो मैं अप्लाई कर दूंगा। अगर मेरी कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है, तो मेरी कंडीशन पूरी हो रही है, बोर्ड मुझे सेलेक्ट कर सकती है और मुझे इम्पेनलमेंट में रख देगी, कभी भी कोई पीयर रिव्यू आएगी तो मुझे सेलेक्ट करके बोर्ड दे सकती है उसको। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए। प्रैक्टिसिंग यूनिट जो एक्स वाई जेड है, जो अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो प्रैक्टिसिंग यूनिट है। फर्म ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेंबर इन प्रैक्टिस प्रैक्टिसिंग विद इंडिविजुअल नेम, ट्रेड नेम, अदर एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय आईसीआई। ठीक है, न्यू यूनिट, ये प्रैक्टिसिंग यूनिट है ना, अब इसी की जगह न्यू यूनिट मतलब वही एक्स वाई जेड ही प्रैक्टिसिंग यूनिट ही, बट अभी नई नई पैदा हुई है, अभी बिल्कुल न्यू न्यू आई है वो, मतलब 12 महीने से कम हुए हैं उसको, लेस देन 12 मंथ पैदा ही अभी हुई है। 12 मंथ कब, 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फाइलिंग पीयर रिव्यू एप्लीकेशन। मेरे को अगर पीयर रिव्यू कराना है, एक्स वाई जेड को अगर पीयर रिव्यू कराना है, तो उसने एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आईसीआई को, पीयर रिव्यू बोर्ड को, कि मेरा पीयर रिव्यू करो। तो आईसीआई को जैसे एप्लीकेशन मिली, आईसीआई देखेगा कि सबसे पहले लेस देन एप्लीकेशन की डेट से जब वो कंपनी फॉर्म हुई है, लेस देन 12 मंथ है, हाँ तो भाई वो न्यू यूनिट कहलाएगी। न्यू यूनिट पे थोड़े बहुत लॉ एंड रेगुलेशन, मतलब थोड़े बहुत जो आईसीआई की गाइडलाइन है वो थोड़ी सी अलग लगेगी। ठीक है, कब यहाँ पे लेस देन 12 मंथ है क्या, तो उसको न्यू यूनिट कहेंगे। या फिर 12 मंथ से तो ज्यादा हो गया, 12 मंथ से तो ज्यादा हो गया, वो बड़ी हो गई है फर्म, अब न्यू नहीं रही है, बिल्कुल ओल्ड हो गई है, 12 मंथ से ज्यादा हो गया, बट वो 12 मंथ के अंदर उसने जो भी है लास्ट के पीरियड एक्सीडेंट 12 मंथ बट नॉट रेंडिंग अश्योरेंस सर्विसेज अभी तक, मतलब 12 मंथ से तो ज्यादा हो गया, पर अभी तक उसने कोई भी अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करी है। पीयर रिव्यू किस पे रखता है, केवल अश्योरेंस सर्टिफिकेट, अश्योरेंस सर्विसेज पे, ऑडिट सर्टिफिकेट्स वगैरह, जहां पे मैं अश्योरेंस दे रहा हूं। मैं बड़ा तो हो गया, पर अभी तक कोई अश्योरेंस सर्टिफिकेट, अश्योरेंस सर्विसेज मैंने नहीं दिए, तो मैं न्यू यूनिट ही कहलाऊंगा। ठीक है, ब्रांच पीयर रिव्यूअर, अगर यही एक्स वाई जेड की कोई ब्रांच होती, एक्स वाई जेड की कोई ब्रांच होती पीक्यूआर, तो इस ब्रांच का जो भी रिव्यू करेगा, जिस ब्रांच का जो भी रिव्यू करेगा एबीसी की जगह, वो ब्रांच पीयर रिव्यूअर कहलाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ब्रांच पीयर रिव्यूअर पर पे भी सेम ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी लगेगी जो नॉर्मल पीयर रिव्यूअर पे लगती है, कुछ भी इसमें फर्क नहीं होगा। अब ये जो पीयर रिव्यू है, ये गाइडलाइन है आईसीआई की दी हुई, और तुमको पता है अगर आईसीआई की गाइडलाइन नहीं मानी तो क्लोज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ ए सेकंड शेड्यूल ऑफ एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, यहाँ पे आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर दोगे, आप गिल्टी कहलाओगे आप यहाँ पे। ठीक है, क्या अपन पता है, ये चीज तो अपन पढ़ रखे हैं अपन ने प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर ऑलरेडी, यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सो इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर अ प्रैक्टिसिंग यूनिट टू कंप्लाई विद ए प्रोविजन कंटेंट इन दी गाइडलाइन। नीचे आ जाओ, ऑब्जेक्टिव क्या है पीयर रिव्यू का, मैंने तुमको बोला था पीयर रिव्यू दिमाग में आया तो टीपी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो दिमाग में लिया ना, वही ये डेफिनेशन पहले चेपनी है। टीपी टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये। और एक मैंने तुमको बोला था सिस्टम एंड प्रोसीजर अच्छे होने चाहिए, वही बोला था सेम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में, सिस्टम एंड प्रोसीजर, सिस्टम
इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम अच्छे होने चाहिए, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन, मुझे ये चीजें चेक करनी पड़ेगी पीयर रिव्यू के अंदर। मेरा जो मेन एम होगा, मतलब जो एबीसी थी, यहाँ पे एबीसी थी ना, एबीसी चेक कर रहा था एक्स वाई जेड को चेक कर रहा था। तो पीयर रिव्यू का एम ये नहीं होता कि वो गलती जानबूझ के निकाले, पीयर रिव्यू ऐसा नहीं, ये नहीं बोला कि गलती निकालो तुम, बस उनका ये एम है कि भाई इतना गलती निकालना हमारा, डिफॉल्ट फाइंड करना हमारा, ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती गलत प्रूव करना है, बस हमारा एम ये है कि आपकी जितनी भी सर्विसेज है वो इनहेंस हो, आपकी क्वालिटी इनहेंस हो। बाकी हमारा ये मोटिव नहीं है हम जानबूझ के गलती निकाले, ये हमारा मतलब नहीं है। कोई भी एक स्पेसिफिक ऑडिट, जैसे अडानी, अभी अडानी का केस ज्यादा चल रहा है, अडानी के ऑडिटर पे भी अभी मुद्दा उठा हुआ है, तो अडानी का ऐसा नहीं है कि अब आईसीआई बोलेगी, जो अगर समझो एक्सवाइजेड अडानी की ऑडिट कर रहा होता, तो ऐसा नहीं है कि जो इसका पीयर रिव्यू हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप अडानी की ऑडिट करते थे और अडानी में गड़बड़ी निकली, तो अब जो एबीसी आएगा वो सिर्फ अडानी की चेकिंग करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ अडानी की चेकिंग नहीं करेगा, उसके लिए आता है क्वालिटी रिव्यू, उसके लिए क्या आएगा, क्वालिटी रिव्यू और नफरा के रिव्यू, वो क्वालिटी रिव्यू में कवर होता है। पर एबीसी का मेन एम होता है वो ओवरऑल सब कुछ परवेसिवनेस देखे, सारा परवेसिवनेस पे देखेगा ओवरऑल, कि ओवरऑल सारे सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल वगैरह सब कुछ अच्छे है, वो बिल्कुल ओवरऑल देखेगा, केवल एक स्पेसिफिक ऑडिट पे ध्यान नहीं रहेगा उसका। नॉट टू फाइंड डिफिशिएंसी, मेरा मतलब डिफिशिएंसी फाइंड करना नहीं है मेरा एम, नॉट टू सीक द रीडिफाइन स्कोप एंड ऑथोरिटी, जो टीपी टेक्निकल प्रोफेशन एथिकल स्टैंडर्ड बनाए गए उसको मेरे को रीडिफाइन नहीं करना, मतलब नए नहीं बनाने उसको, बस मेरा एम है कि वो इन्फोर्स करो, तुम कम से कम लागू करो अपने ऊपर। नॉट आइसोलेटेड केस, मतलब केवल अडानी की ऑडिट नहीं देखनी है मुझे ऑफ एंगेजमेंट फेलियर, मेरे को देखना है आइडेंटिफाई वीकनेस एज ए परवेसिव एंड क्रॉनिक नेचर, परवेसिवनेस नहीं देखना है मुझे कि आपकी फर्म की पॉलिसी वगैरह कैसी है। स्कोप क्या होता है पीएरवी का, ऊपर अपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, अब स्कोप पे आ गए। केवल मैंने बोला था अश्योरेंस सर्विसेज पे ही लगेगा भाई, और किसी पे भी नहीं लगने वाला, और इसके स्कोप में तुमको याद रखना है टीसीएस टीएसक्यू, टीसीएस टीएसक्यू, टी दो बार है, एस दो बार है, ठीक है, तो टीसीएस टीएसक्यू, और तुमको पता है सी भी दो बार है, मैं यहाँ पे एक ही बार बोल रहा हूँ, तो टी भी दो बार है, एस भी दो बार है, सी भी दो बार है, एक क्यू एक अकेला है बस। टीसीएस टीएसक्यू, टीसीएस टीएसक्यू, टीसीएस टीएसक्यू, ये अपना लगेगा इसके अंदर, स्कोप ऑफ द पीयर रिव्यू के अंदर। तो अब मेरे को क्या देखना है रिव्यू के अंदर, मुझे ये सारी चीजें देखनी है कि ये सारी चीजें वो कंप्लायंस तो करता है ना, जो एक्स वाई जेड है ये सारी चीजें कंप्लाई तो करता है ना, मुझे ये सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले टीपी, तो मैंने तुमको हर बार बोला था टीपी देखना ही पड़ेगा, टीपी, ये टी से क्या हो गया, टीपी से ये हो गया, फिर एक और टी से ट्रेनिंग में, चलो एक वन बाय वन आते हैं, पहले टीसीएस, सी से क्या देखना पड़ेगा अपन को, कंप्लायंस देखना पड़ेगा, सी दो बार है, कंप्लायंस देखना पड़ेगा अपन को कि जो एक्सवाईजेड है वो जितने भी आईसीआई ने कोई भी गाइडलाइन वगैरह रेगुलेशन निकाले तो उसको कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, डायरेक्शन गाइडलाइन इशू बाय द आईसीआई इंक्लूडिंग फीस टू बी चार्ज, कितनी फीस चार्ज करनी है, कितनी नंबर ऑफ ऑडिट आप मैक्सिमम कर सकते हो, और साथ में कंप्लायंस और गाइडलाइन जो आर्टिकल असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट के लिए निकाली है वो भी कंप्लाई करना है, तो दोनों तरह की कंप्लाइन फॉलो करनी है। टीसीएस, ऐसे सिस्टम एंड प्रोसीजर जो अश्योरेंस सर्विसेज करने के लिए फर्म ने लगा रखे वो बिल्कुल अच्छे। ऐसे सेल्फ इवेल्यूएशन अंडर ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉड्यूल, तो अपन को देखना है कि जब भी एक्सवाईजेड ने कोई ऑडिट ली तो उसने सेल्फ इवेल्यूएशन करा है ना, खुद का इवेल्यूएशन करा है ना, क्वालिटी कंट्रोल मॉडल के अंदर फॉलो वो पढ़ता है नहीं पढ़ता है, ये चीज देखनी पड़ेगी अपन को। फिर उसके बाद टी से ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ स्टाफ, स्टाफ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। की से क्यू से क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग आप कर रहे हो तो आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो टीसीएस टीएसक्यू, टी से क्या था अपने सबसे पहले, टी से दो थे, टीपी तो आपको याद रखना ही रखना है, और एक और टी से ट्रेनिंग आ जाएगा। सी से दोनों तरह की कंप्लायंस, आईसीआई की कंप्लायंस से दोनों तरह की, एक फीस चार्ज वगैरह रिलेटेड, एक आर्टिकल के रिलेटेड। टीसीएस, अब एस से सिस्टम एंड प्रोसीजर एंड सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉड्यूल, एस से सिस्टम एंड प्रोसीजर और सेल्फ इवैल्यूएशन अंडर क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है। क्यू से क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, क्यू से क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, ये हो गया अपना। अब कितना स्कोप होता है रिव्यू का, मैं अगर रिव्यू करने आया हूं उसका, तो मैं लास्ट के 3 साल तक के उसके कुछ भी पेपर वगैरह देख सकता हूं, जो भी लास्ट के 3 साल में उसने ऑडिट एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करी है वो, प्रीसीडिंग 3 years सिंस दिस वुड बी, ठीक है। अश्योरेंस एंगेजमेंट, मैंने बोला तुमको किस पे लगेगा, केवल ऑडिट अश्योरेंस पीयर रिव्यू किस पे कर सकता है, केवल अश्योरेंस एंगेजमेंट ही देखना है मुझे, वो चाहे बंदा बाकी कितने भी काम करता हो, एक्स वाई जेड वाला, एक्स वाई जेड कितने भी काम करता हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कर, बस मैं केवल तेरी अश्योरेंस सर्विसेज चेक करूंगा कि वो तूने सही से करी। तो जैसे अब वो मेरे को आया कोई बंदा, वो बोला ड्यू डिलिजेंस चेक करना, नहीं भाई ड्यू डिलिजेंस अश्योरेंस सर्विसेज से बाहर है, वो नहीं चेक करना। कोई कंपाइलेशन करिए वो चेक कर, नहीं भाई वो भी नहीं कर सकता मैं, पीयर रिव्यू के स्कोप में नहीं है ये सब। तो क्या इंक्लूड नहीं होता, तो अब तुम खुद सोचो, अगर तुम सीएफएम हो, आर्टिकल शिप सबने करी रखी है, कुछ डमी वाले उनका केस चलो मुझे नहीं पता, छोड़ो। तो अब तुम देखो कि बंदा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। भाई बंदा अगर एक तो ऑडिट प्रोवाइड करता है, मतलब ऑडिट सर्टिफिकेशन, वो तो अश्योरेंस सर्विसेज आ गई, तो ये तो कवर होगा। उसके अलावा और क्या क्या कवर करता है, भाई बहुत चीजें होती है। टैक्सेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, टैक्स कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती है सीए फर्म, कंसल्टेंसी के साथ साथ अब टैक्स के अंदर ही
टैक्स के अंदर ही यहाँ पे बहुत चीजें प्रोवाइड हो जाती है, टैक्स के रिटर्न भी फाइल होता है, एडवाइजरी भी जाती है, एक्सपर्ट विटनेस भी जाते हैं, ठीक है, टैक्स भी कंसल्टेशन प्रोवाइड कर दे। बहुत से लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाने भी आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनते उनसे, और अदर तरह की चीजें बनाने भी आते हैं, अदर तरह के कोई कुछ उनको बनाना है, बजट बनाना है, वो सब बनाना है। तो ये नॉर्मल दिमाग वाली बात है, ये सारी बातें। और एक ड्यू डिलिजेंस भी एक इंक्लूड नहीं होती है एश्योरेंस सर्विसेज में, तो अपन इनको हाथ नहीं लगा सकते पीयर रिव्यू में। तो ड्यू डिलिजेंस, अब ये टैक्स के अंदर मैंने तुमको बोला रिटर्न, एडवाइजरी, एक्सपर्ट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, टैक्स के रिटर्न, यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन देना, कंसल्टेंसी देना, एंगेजमेंट को एक्सपर्ट विटनेस देना, मतलब एक्सपर्ट विटनेस देना यहाँ पे कवर कर लिया अपन ने, किसी भी टैक्स अथॉरिटी के सामने जाके रिप्रेजेंट करना या कोई भी दूसरी अथॉरिटी के हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर अदर चीजें बनाना अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीजें। और एक 9th पॉइंट में कुछ भी मतलब एक और पॉइंट डाल दिया कि कोई भी ऐसी सर्विस जो आईसीआई ने बोला नहीं है कि इसको अश्योरेंस माना जाएगा, इसको बोला नहीं है कि आईसीआई ने अश्योरेंस माना जाएगा, तो उसको नहीं माना जाएगा भाई, क्योंकि आईसीआई नहीं बोल रहा है इसको अश्योरेंस माना जाएगा, तो वो भी बाहर रखना है उसको स्कोप से। अब टीपी जो अपन ने पढ़ा भाई, इतनी देर से टीपी टीपी कर रहे हैं, टीपी का मतलब क्या है? टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड। टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड मतलब सब तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग वगैरह जो आईसीआई ने या किसी गवर्नमेंट ने या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब किसी बैंक एनबीएफसी वगैरह ने ऑडिट वगैरह के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए किसी भी कंप्लायंस के लिए निकाले, सारे कवर हो जाएंगे इसके अंदर। ये सब एक जैसे हो जाएंगे तुम्हारे। ये देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहे आईसीआई ने निकाला हो, आईसीआई भी निकालती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ कुछ अलग अलग बॉडीज के लिए, म्युनिसिपैलिटी वगैरह इन सब के लिए, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट में निकाला हो, ये इधर हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड है सारे। या फिर इन डेज जो 133 के अंदर हो, या फिर कोई दूसरा फ्रेमवर्क जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगता हो, ये भी तो फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ऊपर वाले। तो ये तरह एस हो गए, दो तरह के इंडेस हो गए, और कोई दूसरा फ्रेमवर्क जो एफएस बनाते वक्त लगता हो, तो ये सारे टीपी के अंदर आएंगे। साथ में कोई भी, अब यहाँ पे तुम देख लो, बैंक एनबीएफसी की ऑडिट करते हैं तो आरबीआई की गाइडलाइन वगैरह माननी पड़ती है, तो कोई भी रिलेवेंट स्पेसिफिक इंगेजमेंट है उस पर कोई भी स्टैच्यूज लग रहे तो वो भी देखने पड़ेंगे, बैंक एनबीएफसी वगैरह वाले, ठीक है, वो भी लगेंगे। उसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट बॉडी, मतलब आईसीआई ने कोई भी अगर स्टैंडर्ड वगैरह निकाला हो तो वो भी मानना पड़ेगा। ऊपर अपन ने चार कौन से पढ़े? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो तरह के, एस हो गए, फिर एक इंडेस हो गया, फिर एक फ्रेमवर्क हो गया, फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक ऑडिट के ऊपर अपना एनबीएफसी बैंक वगैरह स्पेशल स्टेच्यू से वहां पे अगर कोई एंगेजमेंट लग रहा हो तो वो हो गया। फिर उसके बाद आईसीआई जो अपना इंस्टीट्यूट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी को जो भी गवर्न कर रहा है, कोई भी टीपी जो इशूड बाय अथॉरिटी गवर्निंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वो भी अपन को टीपी के अंदर कहलाएगा। जैसे अब स्टैंडर्ड जो आईसीआई ने इशू करे, ये दोनों पॉइंट सेम ही, पता नहीं आईसीआई ने क्यों ऐसे दो अलग डाल दिए अभी, पर ठीक है। इंस्टीट्यूट जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये दो स्टैंडर्ड, ये कोई भी स्टैंडर्ड लगाए, जैसे एसक्यूसी होता है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, कोई भी गाइडेंस स्टेटमेंट और नोटिफिकेशन वगैरह निकाला आईसीआई ने तो उसको भी टीपी माना जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाओ। हाँ, ये प्रिपेयरिंग कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहा है, तो हाँ इस पे पीयर रिव्यू नहीं लगेगा भाई, एश्योरेंस सर्विसेज नहीं है, छोड़ो। पीयर रिव्यू कराना किस किस फर्म को है? अपनी जो बात हुई थी XYZ है, तो XYZ ऐसे तो नहीं कि हर छोटी फर्म करा लेगी पीयर रिव्यू, तो भाई जो बड़ी बड़ी कंपनी की ऑडिट करती है, उनको एश्योरेंस सर्विसेज देती है, उनको पीयर रिव्यू कराना है। आईसीआई ने 3 केस में बांटा है, ये अमेंडमेंट हुआ है भाई अभी May 23 एंड ऑनवर्ड्स के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे बहुत ज्यादा अभी। तो अब पीयर रिव्यू एप्लीकेबल किस पे होगा? 3 आईसीआई ने कैटेगरी दे दी है। मैंडेटरी पीयर रिव्यू किनको कराना पड़ेगा? वॉल्यूंट्री अपनी इच्छा से करा लो, मैं खुद बोल दूंगा, XYZ खुद बोल देगा मेरे को पीयर रिव्यू कराना है। और एक है कि पीयर रिव्यू बोर्ड या फिर कोई रेगुलेटर, सेबी वगैरह, एमसीए, कोई भी आके पकड़ लेगा या फिर आईसीआई खुद पकड़ लेगा कि इसका भाई पीयर रिव्यू करो, ये मुझे सही नहीं लग रहा है बंदा, तो वो भी हो सकता है स्पेशल केस। मैंडेटरी, वॉल्यूंट्री, सुमोटो, और स्पेशल केस के अंदर बोर्ड के पास, सेक्रेटरी के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, रेगुलेटर के पास इन्फॉर्मेशन आई है, तो उनके ओपिनियन में कि इसका रिव्यू करना चाहिए तो करना पड़ेगा। तो अब भाई जो मैंने बोला था कि XYZ अगर लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहा है तो उसको पीयर रिव्यू कराना कंपलसरी है। लिस्टेड और ऐसी 3-4 केस और भी है, मतलब वो नीचे आएंगे अभी। तो अगर उसके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं है, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको ये सारी ऑडिट नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता जब तक उसका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं हो, इसलिए उसको कराना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंडेटरी पीयर रिव्यू, होल्डिंग ए वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। तो अब ये 1 अप्रैल 2022 से जो रिवाइज हुआ है वो है, अब 1 अप्रैल 2022 से इसको, मतलब अभी जो रिवाइज किया 2022 गाइडलाइन में 4 फेज के अंदर एप्लीकेबल करना है कि 1 अप्रैल 2022 से इन इनको पीयर रिव्यू कराना कंपलसरी है, 1 अप्रैल 2023 से इन इनको पीयर रिव्यू कराना कंपलसरी है, 2024 से इन इनको रिव्यू कराना कंपलसरी है, 2025 से इन इनको रिव्यू कराना कंपलसरी है। तो अब भी अपन एक एक करके पढ़ते हैं सारे। शुरू करो।
तो अब सबसे पहले कोई भी कंडीशन अगर पूरी हो जाए इन दोनों में से, मतलब ये फर्स्ट फेज है 1 अप्रैल 2022 से इनको कराना कंपलसरी है, तो इन दो में दो तरह की कंडीशन रख रखी है, पार्टनर बेस्ड कंडीशन और ऑडिट बेस्ड कंडीशन। अगर कोई बड़ी फर्म में एक इन दोनों में से, मतलब इन दोनों कंडीशन में से, ऑडिट बेस्ड कंडीशन या पार्टनर बेस्ड कंडीशन में से एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो आपको पीयर रिव्यू कराना कंपलसरी हो जाएगा। पार्टनर बेस्ड कंडीशन, अगर आपके पास बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो आपको पीयर रिव्यू कराना कंपलसरी हो जाएगा भाई। बहुत सारे पार्टनर मतलब चलो 1 अप्रैल 2022 से अपन ने इग्नोर कर दिया कि अभी छोड़ो, पर अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद देखें अपन, तो 5 या 5 से ज्यादा पार्टनर है तो आप कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो 5 या 5 से ज्यादा। 2022 में ऐसी कंडीशन नहीं लगाई पार्टनर वाली, 2000 ये अपन पढ़ेंगे, आप ये वाली पढ़ेंगे, अभी रुको ये वाली देखते हैं पहले। 5 या 5 से ज्यादा, 2024 से बोल दिया 4 या 4 से ज्यादा भी पार्टनर हो तो कोई आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो। 2025 में बोल दिया यार 3 और 3 से ज्यादा हो गए आपके तो भी आप कोई ऑडिट नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट पहले मैंडेटरी है। ठीक है, अब ये हो गया। और यही अब ऑडिट बेस्ड कंडीशन में भी लगा रखी है, अगर आपको किसी भी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट करनी है, चाहे इक्विटी लिस्टेड हो, डेट लिस्टेड हो, चाहे इंडिया में लिस्टेड हो या अब्रॉड में लिस्टेड हो, किसी भी लिस्टेड कंपनी की अप्रैल 2022 से, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, वरना आप लिस्टेड कंपनी की ऑडिट नहीं कर पाओगे, वरना बाकी की तो कर पाओगे, लिस्टेड की नहीं कर पाओगे। पहले फर्स्ट कंडीशन लिस्टेड पे लगाई, अब 2023 से बोला अनलिस्टेड में भी जो बड़ी कंपनी, अनलिस्टेड में बड़ी कंपनी मतलब टीओपी, टॉप, टीओपी टॉप, टॉप कंपनीज बड़ी बड़ी, टीओपी टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर डिपॉजिट, और पी से पेड अप शेयर कैपिटल, टॉप पी से पेड अप शेयर कैपिटल, 1500 500 1500 500, टी से टॉप, टॉप 1000, फिर पीओपी 500 500 1500 500 ग्रेटर देन इक्वल टू 1500 500। कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1500 500 की लिमिट रख रही है अपनी टॉप की अनलिस्टेड कंपनी, तो उसमें भी आपको पहले पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी आप उस कंपनी की ऑडिट कर पाओगे। और ये सारी लिमिट देखनी 1500 500 ग्रेटर देन इक्वल टू टॉप वाली अनलिस्टेड कंपनी की 31 मार्च ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च पे देखनी है। अब 2024 के अंदर बोल दिया, फर्स्ट में लिस्टेड बोला, सेकंड में अनलिस्टेड बोला, टॉप वाली 2024 के अंदर बोल दिया भाई 50 करोड़ से ज्यादा अगर आपने पब्लिक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया हुआ है तो आपको पीयर रिव्यू कराना कंपलसरी है, सॉरी उनकी ऑडिट करनी है जिस कंपनी ने 50 करोड़ से ज्यादा पैसा लिया हुआ है पब्लिक से, तो आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाएगा। ऊपर वाले के अंदर था टॉप, अनलिस्टेड के अंदर टॉप कंपनीज 500 करोड़ की उसमें लिमिट थी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू थी आउटस्टैंडिंग लोन वाली 500 करोड़ की, और वो भी इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे रेस्ट फंड कर दिया 500 की जगह 50 करोड़, और यहाँ पे कि रेस्ट फंड फ्रॉम पब्लिक बैंक चाहे एफपीओ भी क्यों ना हो, ठीक है ना, वो भी, और वो क्या था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ओनली है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, और ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू मतलब सेम ईयर ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, वो था प्रीसीडिंग ईयर वाला। तो ये ओवरऑल एक बार तुमको बता रहा हूँ कि कंफ्यूज मत होना दोनों पॉइंट्स में। तो अगर इनकी ऑडिट करनी है इन कंपनियों की तो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कोई है उनकी ऑडिट करना कंपलसरी है। ये अपन प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर में आपको मिल जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज क्या होती है। फॉर दिस प्रैक्टिसिंग यूनिट के लिए पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी। 2025 से बोल दिया भाई अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक लाइक पीएनबी वगैरह इन सब की ब्रांचेस होगी, पीएनबी वगैरह एसबीआई, इनकी किसी भी ब्रांच की ऑडिट कर रहे हो आप तो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, वरना आप इनकी ऑडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, 22 23 24 25 एक ऐसे 4 फेज पे उन्होंने निकाला, 2022 2023 2024 2025। फिर पहले पार्टनर बेस्ड कंडीशन अपन इजीली एक बार याद कर ले, तो स्टार्टिंग के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं थी 2022 में, फिर 5 या 5 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, हो गया 4 फेज। उसके बाद लिस्टेड, फिर बाद अनलिस्टेड, इधर लिस्टेड अनलिस्टेड, अनलिस्टेड में टॉप कंपनी 1500 500, फिर 50 करोड़ से ज्यादा अगर किसी ने पैसा उठा रखा है सेम ईयर के अंदर पब्लिक या फिर बैंक वगैरह से, फिर उसके बाद लगा दिया उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक के ब्रांचेस भी। ठीक है, अगर कोई बंदे के पास ऑलरेडी पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट पड़ा हो हाथ में, तो जब ये प्रोविजन लग रहे थे उस वक्त उसके बाद पहले से पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट था 2022 के अंदर, वो एक आधे साल तक अभी और भी वैलिड था, तो अभी मत कराओ पीयर रिव्यू, अभी एक बार वापस से, अभी आपके पास सर्टिफिकेट है वैलिड है वो चलने दो, अभी चाहे पुराने प्रोविजन में मिला था वो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट तो भी चलेगा, जब वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाए उस वक्त करा लेना, अभी कराना कंपलसरी नहीं है। पीयर रिव्यू बोर्ड ओनली एमसीक्यू पर्पस के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, बाकी फटाफट कर लेते हैं इसको, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर कंपोजिशन, जो बोर्ड होता है आईसीआई का पीयर रिव्यू बोर्ड जो सारी ये मैनेज करता है चीजें, मिनिमम 6 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 12 मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 6 मेंबर मैक्सिमम 12 मेंबर, और 12 मेंबर में से 50% शेल बी फ्रॉम मेंबर ऑफ काउंसिल, काउंसिल के मेंबर्स ही होने चाहिए 12 तो हमारा आईसीआई काउंसिल के, और मे नॉमिनेट मेंबर फ्रॉम आउटसाइड बॉडीज, मे
काउंसिल में चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो हमेशा काउंसिल वाले ही बंदे ही होने चाहिए। रोटेशन, जैसे वो अपने कंपनी में रोटेशन पड़ा डायरेक्टर वगैरह का, सेम यहाँ पे भी रोटेशन लगेगा। मेंबर, टू थर्ड ऑफ ए मेंबर का रोटेशन होना चाहिए 3 साल, और टर्म विच एवर इज अर्लियर, टू थर्ड मेंबर का टर्म 3 साल और टर्म विच एवर इज अर्लियर। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का एवरी ईयर रोटेशन होना चाहिए, बदलने चाहिए पीआरबी के अंदर। कैजुअल वैकेंसी है, काउंसिल फुलफिल करेगा। डिस्क्वालीफाई होगा अगर बंदा मतलब पीआरबी के अंदर बोर्ड के अंदर नहीं आ पाएगा, वो डिस्क्वालीफाई होगा बोर्ड का मेंबर बनने से। अगर वो आईसीआई की डिसिप्लिनरी कमेटी या डिसिप्लिनरी बोर्ड का कोई भी मेंबर है तो वो पीआरबी का पीयर रिव्यू बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। मीटिंग की रिक्वायरमेंट जितने भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी रेगुलेशन बोर्ड करेगा, मतलब बोर्ड को कितनी टाइम मीटिंग करनी है साल में और कितने मेंबर कितना होना चाहिए, सब कुछ वो कोरम वगैरह सब वो डिसाइड करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोर्ड रेगुलेशन। रिव्यूअर कौन कौन बन सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक फर्स्ट तो होता है भाई सीए तो होना कंपलसरी, ठीक है। आप सीए के अंदर भी जो बड़े बड़े सीए, भाई आप ऑडिट इसलिए करने जा रहे हो, उसका रिव्यू इसलिए करने जा रहे हो क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनी की रिव्यू करता है, वो बड़ी बड़ी कंपनी की ऑडिट करता है, तो आपको खुद को भी तो उस बंदे का रिव्यू करने जा रहे हो, खुद भी तो कैपेबल होने चाहिए। तो दो कंडीशन में से कुछ भी एक पहले आ जाए, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के अंदर। मेरे पास एक्सपीरियंस 7 साल का अश्योरेंस सर्विसेज का है, अश्योरेंस प्रैक्टिस में खुद यहाँ पे था ना XYZ और ABC। तो एबीसी की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रिव्यूअर बनने के लिए, एबीसी के पास खुद के पास 7 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अश्योरेंस प्रैक्टिस का, अश्योरेंस प्रोवाइड करता था मैं 7 साल का प्रैक्टिसिंग का मेरे पास खुद के पास एक एक्सपीरियंस है। या फिर वही बंदा एबीसी के पार्टनर रखना, मतलब वो इंडस्ट्री में 10 साल का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के अंदर 3 साल का। अगर इसको याद करना हो तो 10 - 3 करोगे तो 7 आ जाएगा, ऐसे याद कर सकते हो। इंडस्ट्री में 10 साल जॉब करता था मैं और 3 साल ऑडिट, 3 साल ऑडिट का प्रैक्टिस मतलब ऑडिट, तो 10 साल में जो मैं काम करता था, एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ ऑडिट एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर, लाइक मैं इंटरनल ऑडिट करता था या पीडब्ल्यूसी वगैरह बिग फोर के अंदर जॉब वॉब करता था इंडस्ट्री वगैरह के अंदर। तो मेरे को एक तो 10 ईयर लाइक इंटरनल ऑडिट ऑफ रिलायंस करता था मैं, वहाँ का एम्प्लॉय था, तो 10 ईयर ऑफ ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरे पास, 10 ईयर ऑफ ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, एंड एज वेल एज 3 साल का प्रैक्टिस भी एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट की प्रैक्टिस में। यहाँ पे अश्योरेंस प्रैक्टिस लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ड ऑडिट प्रैक्टिस है, यहाँ पे अमेंडमेंट है ये, मतलब पहले यहाँ पे भी ऑडिट लिखा होता है, अब इसको अश्योरेंस कर दिया, अश्योरेंस के अंदर सर्टिफिकेट वगैरह ये भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी ऐसे गेम खेल जाएगा। तो अब ये कंडीशन होनी चाहिए। साथ में मेरे पास इतना 10 साल 3 साल 7 साल वगैरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में मेरे को एक आईसीआई एक ट्रेनिंग कराएगा, वो ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी और मेरे को उसका एक टेस्ट देके क्वालिफाई भी होना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एक्सपीरियंस हो गया, क्वालिफाई हो गया, फिर मेरे को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कॉन्फिडेंशियलिटी का। भाई हो सकता है ना ये एबीसी है, ये XYZ है, ये दोनों सीए फर्म ही आपस में राइवलरी हो इनके बीच में, तो XYZ अडानी की ऑडिट करता था, रिलायंस की ऑडिट करता था, तो अब ये अडानी रिलायंस वगैरह के जो डॉक्यूमेंट एबीसी के हाथ में लग जाएंगे, हो सकता है उन डॉक्यूमेंट्स को बेच दे और फंसेगा कौन, XYZ फंस जाएगा, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी रखी। तो एबीसी को भी बोलेंगे भाई तू भी कॉन्फिडेंशियलिटी रखना, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह ऐसा कुछ भी हाथ में आए हर कहीं बांटते मारते मत फिरना। तो उसको क्या डिक्लेरेशन वगैरह देनी पड़ेगी, चीजें वगैरह फाइनल पड़ेगी। तो ये जो डिक्लेरेशन देगा वो एक तो जो बोर्ड जो बोलेगा, साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी का डिक्लेरेशन भी देगा वो। मैं डिस्क्वालीफाई होऊंगा, मतलब मैं रिव्यूअर नहीं बन सकता अगर मैं कभी भी किसी जुर्म में फंसा हुआ हूं, आईसीआई के जुर्म में या फिर कोर्ट के जुर्म में, किसी भी जुर्म में फंसा हुआ हूं, या फिर मेरे प्रैक्टिसिंग यूनिट के साथ अच्छे रिलेशन है, या तो मैं यहाँ पे कोर्ट वगैरह आईसीआई वगैरह में फंसा हुआ हूँ या फिर मेरे उसके साथ अच्छे फंक्शन है कि XYZ और एबीसी भाई भाई आपस के अंदर, तो मैं क्या ही कर लूंगा रिव्यू यार उनका, जब दोनों भाई भाई है तो अब कोर्ट वगैरह कहीं पे फंसा हुआ हूँ, मतलब गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मुझे कभी आईसीआई के अंदर हुआ हूँ डिसिप्लिनरी कमेटी में, तो मैं पीयर रिव्यूअर नहीं बन सकता। या फिर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, मेरे ऊपर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीडिंग चल रही है तो मैं रिव्यूअर नहीं बन सकता। कन्विक्टेड बाय अ कंपिटेंट कोर्ट फॉर ऑफेंस ऑफ ए मोरल टर्पिट्यूड, मोरल टर्पिट्यूड में मेरे को ऑफेंस के अंदर इन्होंने कन्विक्ट कर लिया, हथकड़ी पहना के जेल ले गए, तो भी मैं रिव्यूअर नहीं बन सकता, मतलब यहाँ पे मेरे को फंसा हुआ हूँ आईसीआई या फिर कोर्ट के अंदर, तो भी मैं डिस्क्वालीफाई हूँ। या फिर मेरे उसके साथ रिलेशन अच्छे, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, भाई भाई है, वहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड बैठी है, मतलब वो तो ठीक है, मतलब वाइफ बैठी है, आप यहाँ पे दूसरी फर्म के अंदर उसी का रिव्यू नहीं करने जा सकते, ऑफकोर्स नॉर्मल सी सेंस वाली बात है। आपने उस फर्म के अंदर एक्स वाई, यहाँ पे एक्स एबीसी था, यहाँ पे XYZ था, जो एबीसी के पार्टनर है उन्होंने XYZ से आर्टिकलशिप करी है, तो वो क्या ही उसकी जाके पीयर रिव्यू कर लेगा, भाई रिलेशन उसके ऐसे हो जाएंगे। उन्होंने आपने वहाँ पे जाके ट्रेनिंग आर्टिकलशिप करी है उसके पार्टनर वगैरह के अंदर, तो नहीं कर सकते आपको पीयर रिव्यू, तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और आप इसका XYZ, अभी अब तुम देखा होगा कि बहुत सारी सीए फर्म आपस में वर्क शेयर करती है आपस में, तो XYZ और एबीसी, मतलब XYZ ने एबीसी को पिछले पीयर रिव्यू करने के पहले के 2 सालों के अंदर, लास्ट 2 इयर्स के अंदर कोई भी असाइनमेंट नहीं हैंड ओवर करा हो,
और पीयर रिव्यू होने के बाद भी कोई 2 सालों तक असाइनमेंट हेड ओवर नहीं करेगी। पहले भी 2 साल, ये पीयर रिव्यू की डेट है बीच में, पहले भी 2 साल में नहीं करा हो और बाद के 2 साल में भी कोई भी असाइनमेंट नहीं दिया हो, XYZ ABC को कोई भी असाइनमेंट नहीं देगी और नहीं दिया था 2 साल तक, तो ही आप एलिजिबल होगे 2 ईयर बिफोर आफ्टर। फर्स्ट कंडीशन क्या थी भाई, 7 साल वाली और 10 और 3 साल वाली एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए। सेकंड वाले के अंदर अपन ने पढ़ा था डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कॉन्फिडेंशियलिटी का, मैं डिस्क्वालीफाई भी नहीं होना चाहिए, वो सारे क्राइटेरिया कोर्ट वोट में नहीं फंसा हुआ होना चाहिए, पर्सनल रिलेशन नहीं होने चाहिए। और 2 साल वाला भी अपन ने पढ़ा कि 2 साल पहले 2 साल बाद अपन को वो नहीं लेना है कोई भी असाइनमेंट उससे, ठीक है। ये वो ये अब तुमको निकालना पड़ेगा कि इसको 7 साल हो गए क्या, प्रैक्टिस में कितने 10 और 3 साल हो गए क्या, वो चीज निकालनी पड़ेगी। क्वालिफाइड असिस्टेंट, मैं पीयर रिव्यू कर रहा हूं तो मैं सीए हूं, तो क्या मैं अपना हर किसी आर्टिकल वगैरह उठा के ले जाके उसको चेक कराने ले जा सकता हूं क्या, कि हाँ भाई जा मैं आर्टिकल्स को ऑडिट करने तो भेज देता हूं नॉर्मली, पर यहाँ पे भाई एबीसी वाला जो बंदा है या फिर अभी ए लिमिटेड कोई भी ए नाम का सीए बी नाम का सीए जो भी है XYZ का अगर पीयर रिव्यू करने जा रहे हो तो केवल आप एक असिस्टेंट रख सकते हो, तो पार्टनर के नाम पे तो आ गया, केवल एक असिस्टेंट रख सकते हो आप, आपका वो एक असिस्टेंट भी रखोगे आप, वो भी सीए होना चाहिए, एज वेल एज सारे के सारे कॉन्फिडेंशियलिटी जो आपने साइन करे वो उस असिस्टेंट को भी साइन करने पड़ेंगे कि वो भी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखेगा, वो भी हर कहीं पे नहीं बांटता फिरेगा। तो एक ही असिस्टेंट रख सकता है क्वालिफाइड वो भी, और उस बंदे का नाम पहले से ही पीयर रिव्यू शुरू करने के पहले ही बोर्ड को भी बता दो, प्रैक्टिसिंग यूनिट को भी बता दो कि ये असिस्टेंट मेरे साथ जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी सबको रखनी पड़ेगी, चाहे रिव्यूअर हो, मेंबर हो, बोर्ड हो, बोर्ड मतलब पीयर रिव्यू बोर्ड के बंदे, उनको भी कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ेगी, असिस्टेंट को भी रखनी पड़ेगी। कभी भी ये चीजें डिस्क्लोज नहीं करना, मतलब कॉन्फिडेंशियल है तो कोई ये चीजें पेपर एक्सट्रैक्ट वगैरह रिपोर्ट वगैरह कहीं पर डिस्क्लोज नहीं करना, एक्सेप्ट एज रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड और काउंसिल, ऐसे कि बोर्ड काउंसिल कहीं बोले उस तब तो आपको उनको दिखाने ही पड़ेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन बाय ऑल द मेंबर ऑफ ए बोर्ड, मतलब जो पीयर रिव्यू बोर्ड है उनके सारे मेंबर को भी कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अप्रोच ऑफ रिव्यूअर, पीयर रिव्यूअर अब रिव्यू करेगा कैसे, उसको अप्रोच तो बनाएगा ना, वही की प्लानिंग एग्जीक्यूशन वगैरह वो सब जो होता है अप्रोच, पीयर रिव्यूअर कैसे ऑडिट करेगा। तो भाई समझो मेरे को क्या देखना है, जो XYZ है, XYZ जो था यहाँ पे मैं एबीसी हूँ, मेरे को देखना है XYZ ने जितनी भी ऑडिट करी है, रिलायंस की, अडानी की, अश्योरेंस सर्विसेज जिसको भी दी है, यहाँ पे केईसी की, कुछ भी नाम डाल लो मतलब ऐसे, अब अपने ये ईयर दिए तो मैं देखूंगा कि चलो सबसे पहले तो मेरे पास एंगेजमेंट लेटर आएगा एबी, सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर आएगा एबी से, बिल्कुल नॉर्मल है, इसको याद करने की कोशिश नहीं करना है, समझना है, ये याद अपने आप होने वाला है, ये एक प्रोसेस है नॉर्मल। सबसे पहले मेरे पास एंगेजमेंट लेटर आएगा, मैं एंगेजमेंट लेटर समझूंगा, एबीसी के पास एंगेजमेंट लेटर आया कि आपको इसका पीयर रिव्यू करने जाना है, ठीक है, मैं एंगेजमेंट लेटर पढ़ूंगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या चीजें है, क्या क्या है, क्या मुझे वापस जाके क्या चीजें करनी है, सब समझूंगा अच्छे से। गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंगेजमेंट लेटर, स्टेप 1 यही कंप्लीट। सेकंड में मैं देखूंगा उससे जो मेरे को फर्स्ट में जब एंगेजमेंट लेटर आएगा उसमें लिखा हुआ आएगा कि XYZ किस किसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एश्योरेंस सर्विसेज यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो अब मैं देखूंगा कि यार XYZ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को देता है, तो XYZ जब भी ऑडिट एक्सेप्ट करता है, इन सबकी ऑडिट एक्सेप्ट करी होगी, तो XYZ जब भी इन सबकी ऑडिट एक्सेप्ट करता है सबसे पहले, तो वो क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर चेक करता है कि वो खुद कंपिटेंट है या नहीं है, मैनेजमेंट जो है सामने वाली कंपनी का वो अच्छा है या नहीं है, उसके लिए क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर लगा रखी है। तो मुझे क्या देखना है, सेकंड में पहले मेरे पास एंगेजमेंट लेटर आया, एंगेजमेंट लेटर में देखूंगा कि उस बंदे ने जिन जिन कंपनी की ऑडिट करी है तो उन कंपनी के अंदर उसने क्या क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर लगा रखे हैं, पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग पर्टिकुलर एंगेजमेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ एशियन गेम्स सेलेक्ट टू रिक्वायर जजमेंट, मतलब रिलायंस अडानी के इस इनमें से मैं पहले एक कोई उठा लूंगा, एक दो पहले सैंपल लेने पड़ेंगे ना, मुझे सैंपल उठाने पड़ेंगे उसके अंदर, कि मैं केवल एक दो, सारे तो सारे कर नहीं सकता, इतनी सारी ऑडिट करता हूँ, सारा का सारा तो मैं कर नहीं सकता हूँ, केवल सैंपल उठा लिया, लाइक केईसी उठा लिया, अडानी उठा लिया, दो उठा लिया मेरे सैंपल्स के अंदर, तो नंबर ऑफ एशियन एंगेजमेंट सेलेक्टेड रिक्वायर, मैंने सिलेक्शन ले लिया बेस्ड ऑन जजमेंट। अब मैं देखूंगा कि इन दोनों को उठा लिए सैंपल, तो अब सबसे पहले स्टार्टिंग से देखूंगा कि स्टार्टिंग से देखना है मेरे को कि इसने सबसे पहले उनको एक्सेप्ट ही क्यों करी ऑडिट, फर्स्ट क्वेश्चन होगा आप एक्सेप्ट क्यों करी ऑडिट, आपके पॉलिसी एंड प्रोसीजर थे क्या उसके लिए कि आप इसकी ऑडिट ले सकते हो, आपने क्या चीजें चेक करी है, ठीक है। एंगेजमेंट लेटर आया, एंगेजमेंट लेटर से जो मैंने बहुत सारी फर्म की ऑडिट करता था वो बंदा बहुत सारी कंपनी की, उसमें से मैंने सिलेक्शन करा सैंपल, फिर उस पॉलिसी एंड प्रोसीजर मैंने देखा कि उस बंदे ने जो केसी की या रिलायंस की ऑडिट ली है तो वो क्यों ली है, उसके पॉलिसी एंड प्रोसीजर एक्सेप्ट कैसे करी है, फिर उस बंदे ने उस पर क्या प्रोसीजर लगाया है और कैसे कंक्लूजन निकाला है, उस बंदे ने क्या प्रोसीजर लगाया है सब्सटेंटिव कंप्लायंस प्रोसीजर और क्या कंक्लूजन दिया है, उस बंदे ने क्या प्रोसीजर लगाया और क्या कंक्लूजन दिया है, पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। पर जो मैंने इन दोनों का मतलब बताया, इन दोनों का मतलब अलग है, मैंने तुमको याद करने के लिए बताया, ठीक है ना। तो अब पहले तो ये याद तो हो गई अपन को, पांचों स्टेप तो याद हो गई बार बार से, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि प्रोसीजर ये नहीं कि जो XYZ ने उनकी ऑडिट पे लगाया, अब वो प्रोसीजर देखने जो ABC XYZ के पीयर रिव्यू पे लगाएगा,
वो प्रोसीजर देखने हैं। कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव चेकिंग मेरे को देखनी पड़ेगी, ये तुमने पढ़ा हुआ है, अपन ने एसएस के अंदर पढ़ा हुआ है कंप्लायंस टेस्टिंग और सब्सटेंटिव टेस्टिंग। तो मैं जब पीयर रिव्यू करूंगा तो मैं कौन से वाले प्रोसीजर लगाऊंगा, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव लगाऊंगा। कंप्लायंस के अंदर मुझे देखना पड़ेगा कि जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर है XYZ की वो कंप्लाई करते हैं टीपीई से। और सब्सटेंटिव के अंदर देखूंगा कि क्लाइंट के मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर चेक करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर है, सारे डॉक्यूमेंट रख रखे वो सब चीजें। तो कौन से प्रोसीजर लगाऊंगा, सबसे पहले मैंने ऑडिट सेलेक्ट करी है, सिलेक्शन करी है, उसमें से सिलेक्शन के बाद उसके मेरे कि एक्सेप्ट ही क्यों करी है, मतलब सैंपल सिलेक्शन के बाद एक्सेप्ट ही क्यों करी है, फिर उस पर प्रोसीजर लगाया, प्रोसीजर लगाने के बाद कंक्लूजन, ठीक है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे कि रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या चीजें रखी हुई है। कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर आया, कोई भी ऑडिट करते वक्त सिग्निफिकेंट मैटर आया तो उस पर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट मैटर आया तो डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी तो कंक्लूजन दोगे। कोई सिग्निफिकेंट मैटर आया उसके बाद उस पर डिसीजन लिया तभी तो कंक्लूजन दोगे। कोई भी सिग्निफिकेंट इशू आया तो उस पर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा तभी तो कंक्लूजन दोगे। ये याद करने की ट्रिक थी, मतलब कुछ अलग हो सकता है। तो कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर आया तो अप्रोप्रिएटली कंसीडर करा, रिजॉल्व करा एंड डॉक्यूमेंट करा। कोई भी सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया ऑडिट के टाइम पे तो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करा। ये सारी चीज मुझे इवेल्युएट करनी है। एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस मैंने ले रखे, एडिक्वेट ऑडिट एविडेंसेस ही मेरे पास जो जो भी मेरे को कंक्लूजन रीच करते के लिए काम आए, कि मैंने कंक्लूजन दिया है तो पीछे कुछ सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस भी तो होने चाहिए, वो है मेरे पास। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट जो जो मैटर आया उस सिग्निफिकेंट मैटर पे मैंने सिग्निफिकेंट जो जो डिसीजन लिए वो सारे कंक्लूजन, उसके बाद कंक्लूजन आया। सिग्निफिकेंट मैटर आया उस पर मैंने पहले कोई डिसीजन लिया उसके बाद कंक्लूजन लिया। सिग्निफिकेंट मैटर था कोई पहले, फिर मैंने उसके बाद डिसीजन लिया उस पर, उसके बाद कंक्लूजन दिया। डन। ऑब्लिगेशन क्या होनी चाहिए रिव्यू एंड पीयू पे, बहुत नॉर्मल चीज है वैसे तो ये। रिव्यूअर पे क्या ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, रिव्यूअर है, सॉरी सबसे पहले तो प्रैक्टिसिंग यूनिट पे क्या ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। प्रैक्टिसिंग यूनिट है कुछ नहीं भाई, सब कुछ उसको, सब कुछ पीयर रिव्यूअर को सब कुछ हाथ में दे दे, सब कुछ पकड़ा दे, जो जो मांगे सब कुछ दे दो। डॉक्यूमेंट दे दो, एडिशन इन्फॉर्मेशन दे दो, सारी असिस्टेंस दे दो, आपको जो भी दो वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या हिंदी लैंग्वेज के अंदर देना बस। जो प्रोड्यूस अलाउ एक्सेस टू एनी रिकॉर्ड एक्सप्लेनेशन, अगर वो फर्दर मांगे तो वो उसको पूरी असिस्टेंस दे दो, रिकॉर्ड एक्सप्लेनेशन असिस्टेंस सब कुछ दे दो। लेजिबल फॉर्म के अंदर होना चाहिए, अगर लेजिबल फॉर्म में नहीं है तो उसको ट्रांसलेट करो हिंदी इंग्लिश के अंदर, नॉर्मल चीज। अब पीयर रिव्यूअर पे भी कोई ऑब्लिगेशन होगी, वो क्या होती है, नॉट टू टेक एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी क्लाइंट रिकॉर्ड। देखो ABCXYZ, अब ये XYZ मैंने तुमको बोला था ये रिलायंस की ऑडिट करता है, तो रिलायंस की ऑडिट करता है तो इसने अपने वर्किंग पेपर मेंटेन कर रखे होंगे रिलायंस की ऑडिट के। तो ऐसा नहीं, वो वर्किंग पेपर देख तो लिए उसने, अब ये नहीं कि ABC वाला जो इस वर्किंग पेपर के ही फोटोकॉपी करके अपनी फाइल में लगा ले। एबीसी को चीजें मेंटेन तो करनी है, रिकॉर्ड तो मेंटेन करने, पर वो एबीसी जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ना वो XYZ के रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है, XYZ की चीजें वगैरह ये सब। पर ये नहीं कि जो वर्किंग पेपर इसने ऑडिट के टाइम बनाए थे वो ही उठा के लेके आ जाए, वो नहीं ले सकता, उसके एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। और अगर कभी भी बोर्ड मांगे, पीयर रिव्यू रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दी बोर्ड को, उसके बाद कभी भी बोर्ड मांगे विथ इन 18 मंथ, तो विथ इन 18 मंथ अगर बोर्ड कभी भी मांग सकती है कि आपने जो जो भी आपने वर्किंग पेपर बनाया पीयर रिव्यू करते वक्त वो सारे वर्किंग पेपर मुझे सबमिट करो। वर्किंग पेपर मतलब जो मैंने बोला XYZ के वर्किंग पेपर, ये नहीं कि XYZ ने जो उसकी ऑडिट के टाइम पे वर्किंग पेपर बनाए थे वो नहीं। चलो अब पीयर रिव्यू प्रोसेस अपन ऊपर पढ़ा था, अप्रोच की पीयर रिव्यू कैसे अप्रोच रखेगा अपनी। अब यहाँ पे पीयर रिव्यू का प्रोसेस क्या होगा, नॉर्मल पीयर रिव्यू प्रोसेस स्टेज 1, सबसे पहले तो स्टेज 1 के अंदर पीयर रिव्यू इनिशिएट करेंगे अपन। इनिशिएट कैसे होगा, मेरे को पीयर रिव्यू करानी है तो मैं एप्लीकेशन फाइल करूंगा, मेरे को पीयर रिव्यू करानी है तो मैं एप्लीकेशन फाइल करूंगा पीयर रिव्यू बोर्ड के पास कि भाई मेरे को पीयर रिव्यू करानी है। हाँ, तो मेरे को पीयर रिव्यू बोर्ड को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मेरा पीयर रिव्यू कर लो भाई, मेरे को लिस्टेड कंपनी की ऑडिट करनी है तो फटाफट मैं पीयर रिव्यू कर लो। या फिर हो सकता है स्पेशल केस था, ICAI खुद मतलब पीयर रिव्यू बोर्ड खुद सेलेक्ट कर रहा है कि इसकी ऑडिट करो, मतलब इसका पीयर रिव्यू करो, तो वो उसको इंटीमेट करेगा। तो फर्स्ट में तो एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी फाइल करनी पड़ेगी, या तो खुद मर्जी से कर रहा है या फिर वो जानबूझ के बोर्ड उसको करवा रहा है कि ये एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी हमको फाइल कर, हम तेरा पीयर रिव्यू करेंगे। तो एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी के अंदर वो बता देगा उसके बारे में, फर्म की डिटेल देगा, मेरे भाई यही ऑडिट है, यही ऑडिट असाइनमेंट मैंने करे, ये सारी मेरी फर्म के बारे में डिटेल है, पार्टनर से वो सब बता देगा। अब ये एप्लीकेशन बोर्ड को रिसीव होगी, बहुत नॉर्मल प्रोसेस चलेगा, बोर्ड को फाइल करी, बोर्ड के बाद रिसीव हुई, वो ड्यूली नंबर थी, ठीक है। अब उसके बाद वो बोलेगा कि अब आपको पीयर रिव्यू जो कराना है वो बोर्ड के पास जैसी एप्लीकेशन मिल गई, बोर्ड के पास क्या मिला, एप्लीकेशन मिली, बोर्ड के पास एप्लीकेशन रिसीव हो गई बोर्ड के पास, तो यहां से रिसीव होने के बाद बोर्ड के पास 3 दिन है, वो 3 दिन के अंदर नेम इंटीमेट करेगी उसको, 3 जनों के नाम बता देगी उसको, प्रैक्टिसिंग यूनिट को 3 रिव्यूअर के नाम दिए, इन तीनों में से एक सेलेक्ट कर ले,
3 दिन के अंदर इंटीमेट कर देगी 3 रिव्यूअर के नाम कि एक कोई भी बंदा सेलेक्ट कर ले। जैसे नेम इंटीमेट करा उसने तो एक बंदा सेलेक्ट कर लेगा कि मैं इससे पीयर रिव्यू कराऊंगा। पीयू क्या करेगा, प्रैक्टिसिंग यूनिट सेलेक्ट कर लेगा कि मैं इससे मेरा पीयर रिव्यू कराऊंगा। तो विथ इन 1 डे पीयर रिव्यू, जैसे नेम इंटीमेट हुआ तो विथ इन 1 डे वो सेलेक्ट करेगा, प्रैक्टिसिंग यूनिट सेलेक्ट कर लेगा एक बंदे को विद इन 1 डे। इसके पास कितना टाइम था, बोर्ड के पास 3 दिन, इसके पास कितना टाइम है, 1 दिन। तो 3 जनों का नाम 3 दिन, एक जनों का नाम 1 दिन, ठीक है ना, एक जने को सेलेक्ट करना। तब वो कर लिया। अब सेलेक्ट तो कर लिया, अब भाई जिसको सेलेक्ट करा बंदे को उसको भी तो बताना पड़ेगा। तो अब जो सेलेक्ट करा उस बंदे को भी बताना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे उसको जिस बंदे को बताया, तो उस बंदे को जैसे यहाँ पे बताया, इस बंदे को ये पीयर रिव्यू था, मान लो यहाँ पे अपना एक ही चल रहा है ना, एबीसी और XYZ, तो एबीसी को ही रखते हैं अपन यहाँ पे। एबीसी को बता दिया कि भाई तेरे को इस बंदे ने सेलेक्ट करा है, तेरे को पीयर रिव्यू करके आनी है। तो इस एबीसी को जैसे ही बताया, एबीसी को जैसे ही बताया, उसके 2 दिन के अंदर अंदर, उसके 2 दिन के अंदर अंदर उसको कॉन्फिडेंशियलिटी एंड बाकी डिक्लेरेशन देना है कि हाँ भाई मैं तुम्हारा डाटा कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, तुम्हारा डाटा कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, उसको ये डिक्लेरेशन देना है विद इन 2 डेज में, ठीक है। तो 3 दिन 1 दिन ये यहाँ पे अपना हो गया। उसके बाद 2 दिन के अंदर उसको कॉन्फिडेंशियलिटी रखना है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पे उसको अपॉइंट हो गया, अब पीयर रिव्यू का हो गया, यहाँ पे अपॉइंट हो गया, मान लो यहाँ पे अपॉइंट हो गया, तो अपन ने स्टार्टिंग के अंदर क्या करा था, स्टार्टिंग के अंदर एक एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी पीयर रिव्यू बोर्ड को फाइल करी थी, पीयर रिव्यू बोर्ड को। अब वो एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी 2 दिन के अंदर, अपॉइंट होने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर रिव्यूअर को भी देनी है। पहले बोर्ड को फाइल करी थी प्रैक्टिस यूनिट ने, अब रिव्यूअर को भी देनी है, ठीक है। तो 3 दिन सबसे पहले थे, 3 जनों को रिव्यूअर के लिए, फिर उसके बाद 1 दिन एक जने का सिलेक्शन के लिए, फिर उसके बाद 2 दिन इसको वापस मिले कॉन्फिडेंशियलिटी का डिक्लेरेशन के लिए, फिर 2 दिन इसको मिले वापस रिव्यूअर को वो एप्लीकेशन देने के लिए। प्लीज याद करने पड़ेंगे, इसका कुछ नहीं कर सकते यार। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय पीयर रिव्यूअर। अब क्या प्रोसेस लेगा, सबसे पहले देखिएगा पीयर रिव्यू स्टार्ट करने के पहले कि यहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी डिक्लेयर कर दी है ना, वो एक्नॉलेजमेंट भी ले लेगा प्रैक्टिसिंग यूनिट से कि भाई मैंने कर दी है ना डिक्लेयर, तुम एक बार कंफर्म कर दो, वो उससे एक्नॉलेजमेंट भी कर देगा। फिर वो बोल देगा, इंटीमेट करेगा सैंपल्स वगैरह कि यार मैं इस टाइम पे तुमको सैंपल दे दूंगा, तुम मुझे इतने दिन के अंदर फटाफट सैंपल्स का डाटा वापस दे देना तुम मेरे को, और मैं इस टाइम पे मेरी विजिट प्लान करने वाला हूँ। नॉर्मल एक बार ये सब बातें हो जाएगी इनके बीच के अंदर। फिर कोई भी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, क्वेश्चनरी वैसे तो उसने दी थी, पर उसके बाद भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसी वो मांगेगा तो उसको विथ इन 1 डे के अंदर, प्रैक्टिसिंग यूनिट को विथ इन 1 डे के अंदर वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी रिव्यूअर को। जैसे ही उसको सारा डाटा मिल जाता है प्रैक्टिसिंग यूनिट से, तो उसको विथ इन 2 डेज के अंदर जनरल टाइम पीरियड, अगर तुम देखोगे जनरल, एक आधा एक्सेप्शन मिल जाएगा, जनरल के अंदर हर बार जो 1 दिन का टाइम है ना, उसको बेचारे प्रैक्टिसिंग यूनिट को हर बार 1 दिन का टाइम मिल रहा है, और जो रिव्यूअर है उसको 2 दिन का मिल रहा है। जनरल केस तो अभी तक यही चल रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद उसको क्या पड़ेगा, जैसे ही डाटा मिल गया सारा, तो 2 दिन के अंदर सैंपल्स उठा के उसको भेजने पड़ेंगे प्रैक्टिसिंग यूनिट को, कि 2 दिन के अंदर अंदर उसको जैसे डाटा मिल गया उसका प्रैक्टिसिंग यूनिट को भी भेजेगा और पीयर रिव्यू बोर्ड को भी भेजेगा कि मैंने ये सैंपल सेलेक्ट करे हैं इन ऑडिट के, इनका मुझे डाटा वगैरह चाहिए होगा। ऑन साइट रिव्यू में जाना है, मतलब एबीसी को XYZ के ऑफिस में जाना है अगर रिव्यू करने, तो उसको XYZ को 2 दिन पहले बताना ही पड़ेगा भाई, टाइमलाइन 2 दिन मिनिमम तो दो इस बेचारे को, चाय नाश्ता अरेंज करने के लिए, मतलब सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए 2 दिन तो दो बेचारे को, तो 2 दिन पहले उसको बताना पड़ेगा, 2 वर्किंग डे, एटलीस्ट 2 वर्किंग डे उसको देना। जितना भी हो भाई, जैसा भी हो, एबीसी और XYZ को कोऑर्डिनेट करके आपस में 20 दिन के अंदर अंदर उसको पूरा का पूरा पीयर रिव्यू कंप्लीट करना ही पड़ेगा, 20 वर्किंग डे के अंदर। इस ज्यादा लंबा नहीं खींचते रहना। 20 दिन कब से, जब से एप्लीकेशन फाइल करिए है पीयर रिव्यू कराने के लिए, जब से एप्लीकेशन फाइल करिए पीयर रिव्यू कराने के लिए, और या फिर जब से प्रैक्टिसिंग यूनिट को नोटिफाई कराए कि तेरा पीयर रिव्यू करवा भाई तू, मतलब जो भी केस हो, एक तो मैंडेटरी केस वाला, एक स्पेशल केस वाला, ठीक है। तो इनमें से 20 दिन। पर अगर कोई न्यू यूनिट है, न्यू यूनिट की डेफिनेशन पड़ी थी ना, नया नया बच्चा जो अभी तक पैदा हुआ है 12 महीने वाला, 12 महीने से कम वाला, उसके अंदर तो भाई 20 दिन भी नहीं देंगे पूरा पीयर रिव्यू प्रोसेस में, उसमें केवल 7 दिन। छोटा सा तो है भाई, फटाफट खत्म करो। अब एग्जीक्यूशन पे आए अपन। जो विजिट करेगा वो उसके ऑफिस में 2 दिन पहले इंटीमेशन करना होता है, पर अब आप ऑफिस में पूरे दिन जिंदगी भर पड़ा रहेगा, वहाँ पे फ्री का चाय नाश्ता तो नहीं ठूसने देंगे उसको यार, ऑफ कोर्स पड़ा ही रहेगा ना वो तो वहाँ पे। तो जो वहाँ पे ऑफिस में जाके मैक्सिमम 6 वर्किंग डे ही रुक सकता है वो वहाँ पे, 6 से ज्यादा वो ऑफिस के अंदर तो नहीं रुक सकता उसके विजिट। कंप्लायंस रिव्यू ऑफ जनरल कंट्रोल। अब कंप्लायंस रिव्यू क्या होती है भाई,
कंप्लायंस रिव्यू वही यार, कंप्लायंस चेक करना कि ये सारी चीजें कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है वो फर्म। आई मोसो कैसे याद करना है इसको, आई मोसो 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 आई मोसो। आई से इंडिपेंडेंस वो फॉलो करता है, एम से मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल एंड स्टैंडर्ड, ओ से आउटसाइड कंसल्टेशन वो ले लेता है फर्म जब भी उसको जरूरत पड़ती है, स्टाफ रिक्रूटमेंट वगैरह उसकी अच्छी अच्छी जगह पे स्टाफ को रिक्रूट करता है, ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा है, ओ से आउटसाइड कंसल्टेशन भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ओ से आउटसाइड कंसल्टेशन भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी है। आई मोसो आई से साथ साथ बोलो भाई, आई से इंडिपेंडेंस, एम से मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल, आई एम ओ से आउटसाइड कंसल्टेशन भी है, एस से स्टाफ रिक्रूटमेंट और ओ से ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी है। आई मोसो ठीक है, तो ये कंप्लायंस रिव्यू में आ जाएगा जनरल कंट्रोल के। अब जो अश्योरेंस एंगेजमेंट आपको सेलेक्ट करनी है, उसके सैंपल देने हैं, वो किस हिसाब से, आप कितने सैंपल्स लोगे, नंबर ऑफ सैंपल 10 लेने 20 लेने क्या लेने हैं, तो आप वो कैसे लोगे, सब कुछ डिपेंड करेगा कि वो सामने वाली प्रैक्टिस यूनिट कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी की ऑडिट करती है, कितने सारे पार्टनर उसके एक ऑडिट में लगे हुए हैं, कितने सारे पार्टनर उससे एक ऑडिट में लगे हुए हैं, और उस ऑडिट में कितने प्रोसीजर लगा रही है उस ऑडिट की, और उसके अंदर कितनी फीस चार्ज कर रही है, मतलब ओवरऑल कितना बड़ा उसका काम है। उससे बड़ा काम कैसे पता पड़ेगा कि कितने बड़े बड़े उसने साइज एंड नेचर के उसने अश्योरेंस एंगेजमेंट ले रखे हैं। एक ही पार्टनर एक किसी पर्टिकुलर ऑडिट के अंदर कितने सारे पार्टनर और मेंबर घुसे हुए पर्टिकुलर मेंबर, बड़ा असाइनमेंट है, फीस कितनी चार्ज करता है पर्टिकुलर लोगों से वो, तो ये बड़ी बड़ी चीजें देखनी पड़ेगी। और उस प्रैक्टिस यूनिट की कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस है, ऑफिसेस है, ये सब देखना पड़ेगा। ऑडिट करते हो कौन सी मेथोडोलॉजी वो यूज लेता है, तो ये सारी चीजें देख के मैं अपने सिलेक्शन करूंगा सैंपल्स को। रिव्यू ऑफ रिपोर्ट, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव ये अपन पढ़ चुका है, हो चुका है, वही हटा उसको। न्यू यूनिट का पीयर रिव्यू कैसे करना है भाई, न्यू यूनिट का पीयर रिव्यू कुछ नहीं भाई, अभी तो नई नई बनी है, उसने कोई एश्योरेंस सर्विस एसेस दी नहीं है, तो जो उसके पार्टनर है उसका पास्ट देख लेंगे, उसका क्या देख लेंगे, एंटीसीडेंट देख लेंगे, बैकग्राउंड वगैरह देख लेंगे कि पार्टनर कैसे है, कितने एक्सपीरियंस पार्टनर है, उस हिसाब से पीयर रिव्यू करेंगे, उस हिसाब से मेंटेलिटी रख के, या फिर उसने कोई पॉलिसी अनाउंस करी होगी कि जब भी एश्योरेंस सर्विसेज देगी तो मैं ऐसे ऐसी ऑडिट करूंगा, मेरी ये पॉलिसी होगी, तो वो पॉलिसी वगैरह जो उसने अनाउंस करी है वो चीजें देख के कर लेंगे अटेस्टेशन फंक्शन के लिए। ऑन साइट रिव्यू विजिट अपन जनरली 6 डेज का कर सकते हैं ना, पर न्यू यूनिट के केस में तो 1 डे से ज्यादा नहीं कर सकते, बाकी बोर्ड को रिव्यू रिपोर्ट सबमिट करनी है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग, अब एंड के अंदर पूरा रिव्यू खत्म हो गया, बोर्ड को रिव्यू रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी पीयर रिव्यू बोर्ड को, तो वो पीयर रिव्यू बोर्ड को एक तो रिपोर्ट जाएगी, साथ के अंदर उसकी एक कॉपी प्रैक्टिसिंग यूनिट को भी जाएगी, भाई उसी की अपन ने पीयर रिव्यू करी है उसको दे ही दो रिपोर्ट, क्या बिगड़ जाएगा। तो अब कोई भी अगर पहले कोई भी अगर फाइंडिंग निकली है, डेफिशिएंसी नॉन कंप्लायंस निकली है, सबसे पहले डायरेक्ट बोर्ड को मत दे दो रिपोर्ट, सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है भाई इसका, बोर्ड को मत दे दो रिपोर्ट, एक पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशू करो उस प्रैक्टिसिंग यूनिट को खुद को, प्रैक्टिस यूनिट को खुद को, कि भाई मेरे को ये डेफिशिएंसी मिली है, तू रिप्लाई दे असली में डेफिशिएंसी है या तुझे कुछ ऑब्जेक्शन देना है, तो वो रिस्पॉन्स देगा विद इन 2 डेज, विद इन 2 डेज वो रिस्पॉन्स देगा। अगर मुझे उसका रिस्पॉन्स सही लगा तो मैं अनक्वालिफाइड पीयर रिव्यू रिपोर्ट बोर्ड को दे दूंगा और साथ में पीयू को भी दूंगा मैं, और अगर मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं लगा तो मैं क्वालिफाइड रिपोर्ट में दूंगा बोर्ड को, साथ में पीयू को तो देना ही देना है, ठीक है ना, ये नॉर्मल केस हो गया। रिपोर्ट क्या बताएगी, रिपोर्ट बताएगी नॉर्मल चीज कि जो उसका सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है वो अच्छा है, उसका सिस्टम इतना अच्छा है कि वो टीपी सारे फॉलो करता है और अच्छे तरह से एश्योरेंस सर्विसेज दे सकता है अच्छी तरीके से, डिजाइन टू कैरी आउट एश्योरेंस सर्विसेज कंप्लायंस विद द टीपी, ठीक है। सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट, रिपोर्ट तो सबमिट करूंगा मैं पीयर रिव्यू रिपोर्ट, अब पीयर रिव्यू रिपोर्ट के साथ मुझे बाकी चीजें भी सबमिट करनी है, रिपोर्ट बहुत नॉर्मल चीज है, रिपोर्ट के पीछे एनेक्चर होता है, स्टार्टिंग में एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भी मैंने दी थी वो भी मैं बोर्ड को दे दूंगा, मुझे स्टार्टिंग में एक एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी मिली थी, वो एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी से मैंने सैंपल सेलेक्ट करे थे, ठीक है, एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी मिली थी उससे मैंने सैंपल सेलेक्ट करे थे, ये भी मैं बोर्ड को दे दूंगा, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट मैंने इशू करी थी वो भी दे दूंगा, रिपोर्ट के पीछे जो एनेक्चर होता है वो भी बोर्ड को दे दूंगा, ये नॉर्मल याद हो जाता है ऐसे इससे, ठीक है। फॉलो ऑन रिव्यू, अगर आप में कोई भी अगर आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर दी, मतलब आपके काम दाम अच्छे नहीं है, तो ऐसे ही बोलेगी भाई हम तेरे को 1 साल का टाइम और दे रहे हैं, 1 साल के अंदर इन सब चीजों को सुधार और हम तेरा वापस पीयर रिव्यू करवाएंगे, ठीक है। आफ्टर एक बार अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट मिली तो फॉलो ऑन रिव्यू कराएंगे आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। पर हालांकि हो सकता है उसको जल्दी हो, कंपनी को, फर्म को, क्या मेरे को जल्दी से वापस पीयर रिव्यू कर दो क्योंकि मेरे को उसकी ऑडिट एक्सेप्ट करनी है, तो उसको जल्दी हो, तो भी जल्दी के केस में बोल देंगे चलो हम 1 साल को कम करके कम से कम 6 महीने तो तुमको देंगे ही देंगे, मतलब 6 महीने तो तुम लो एक बार, सुधारो तुम्हारा पूरा प्रोसीजर वगैरह सारा, ठीक है, तो 6 महीने देंगे। अब ये डेफिशिएंसी नॉन कंप्लायंस मिली तो फाइनल रिपोर्ट डायरेक्ट मत दो, पहले प्रीलिमिनरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी तुमको, ठीक है ना, ये वही वाली चीज है, फाइनल रिपोर्ट नहीं देना। सिलेक्शन ऑफ सैंपल कैसे करता है क्या करता है अपन ने ऊपर डिस्कस कर ही लिया। अब कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स
इशुएंस ऑफ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, कुछ नहीं, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट आई तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट जो सेक्रेटरी होगा आईसीआई का, मतलब जो पीआरबी का बोर्ड का, वो सेक्रेटरी बोलेगा बोर्ड वालों को, मेंबर कमेटी को, कि भाई मुझे ठीक लग रहा है इसका, तुम इसको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू कर दो। पर तभी इशू करेंगे जब वो उसके पीयर रिव्यूअर को उसकी फीस दे चुका हो। जो वो पीयर रिव्यू की फीस होगी ना, वो बीयर प्रैक्टिसिंग यूनिट को ही करनी पड़ेगी, ऐसे ही थोड़ी ना बीयर करेगा उसकी फीस। तो जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो उसकी फीस दे चुका हो पीयर रिव्यूअर को पीयर रिव्यू करने की, तभी उसको देंगे, वरना अगर फीस ही नहीं दी तो उसको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। न्यू यूनिट के केस के अंदर थोड़ा सा प्रोसेसर अलग होगा, गाइडलाइन, ठीक है। साइन किसको करना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट किससे साइन करवाएगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी सर्व करेगा वो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, ठीक है। अब तुम, मैं लिस्टेड कंपनी हूं, मेरे को किससे ऑडिट करानी है, तो मेरे को कैसे पता पड़ेगा किन किन फर्म के पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है। हो सकता है वो झूठ बोल जाए, तो आईसीआई अपनी वेबसाइट पे मेंटेन करेगा उन फर्म की लिस्ट जिन जिन के पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है, आईसीआई अपनी वेबसाइट पे मेंटेन करेगा। क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो क्या भाई, सीधी बात है, हम उसको सर्टिफिकेट नहीं इशू करेंगे, उसको बोल देंगे रीजन के साथ कि तेरी ये डिस्क्रिपेंसी है, तू फॉलो ऑन ऑडिट करा, ठीक है। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार सर्टिफिकेट दे तो जिंदगी भर वैलिड है। हर 3 साल के अंदर आपको वापस पीआर भी कराना है जिन जिन पे एप्लीकेबल है, 3 ईयर और सच अदर पीरियड नॉर्मली। पर न्यू यूनिट के केस के अंदर जो बोर्ड डिसाइड करेगा उस हिसाब से काउंसिल किसी रीजन से एक्सटेंड कर सकता है वैलिडिटी उस सर्टिफिकेट की। लिमिटेशन ऑफ पीयर रिव्यू, मैंने बोला था सिलेक्शन सैंपल, सैंपल सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन के केस में ऐसा होता है कि अगर मैं सैंपल सिलेक्शन ले रहा हूं तो सारे की सारी वीकनेस आइडेंटिफाई कर पाऊं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सैंपल सिलेक्शन चल रहा है, सारी की सारी वीकनेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं भाई। तो इसीलिए इसकी वीकनेस है कि हो सकता हो डेफिशिएंसी हो, फिर भी मैं पकड़ नहीं पाऊं क्योंकि सैंपल सिलेक्शन चल रहा है। हो सारी वीकनेस में नहीं पकड़ पाऊं क्योंकि मैं सैंपल बेसिस पे चलता हूं। इसकी इनहेरेंट लिमिटेशन है भाई, हो सकता है कि क्वालिटी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्चर में है, फिर भी मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊं, तो ये उसकी वीकनेस रहेगी क्योंकि मैं सिलेक्शन बेसिस पे चलता हूं। पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू में डिफरेंस क्या है, ये बाद में आते हैं अपन, पहले बाद में आएंगे वापस। इंडिपेंडेंस को कैसे चेक करना है, इंडिपेंडेंस को चेक करना है, अपन ने पढ़ा था ना कंप्लायंस चेक के अंदर आई मोसो चेक करना है अपन को, आई मोसो। आई मोसो के अंदर फर्स्ट वाला इंडिपेंडेंस ही था। तो इंडिपेंडेंस के अंदर अपन को नॉर्मल कुछ ही नहीं इवेल्यूएट करना है कि सामने वाली फर्म है प्रैक्टिसिंग यूनिट, उसने इंडिपेंडेंस के लिए क्या पॉलिसी लगा रखी है। इंडिपेंडेंस की पॉलिसी तो है ना, मैं क्या चेक करूंगा, इंडिपेंडेंस की पॉलिसी तो है ना, वो पॉलिसी उन्होंने अपने एम्प्लॉय को समझा तो रखी है ना, पॉलिसी तो है ना, वो पॉलिसी कम्युनिकेट तो कर रखी है ना, पॉलिसी तो है ना, वो पॉलिसी कम्युनिकेट तो कर रखी है ना, फिर टाइमली मॉनिटर भी करती रहती है ना कि वो पॉलिसी फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। पॉलिसी तो है ना, कम्युनिकेट तो कर रखी है ना, और वो पॉलिसी कम्युनिकेट करने के बाद मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि इसको कंप्लाई सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पीरियोडिकली उस पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा कि जो भी क्लाइंट है और जो भी मतलब उनका ऑडिट क्लाइंट है और जो फर्म है, उन दोनों के बीच में रिलेशन गहरा तो नहीं होता जा रहा है ना, तो वो उनको रिव्यू करना पड़ेगा टाइम टू टाइम पे। अगर कोई भी ऐसा थ्रेट आया तो उसको कैसे डील करेंगे, कोई भी ऐसा थ्रेट आया तो कैसे डील करेंगे, पॉलिसी तो है ना, कम्युनिकेट तो कर रखी है ना, और उसको मॉनिटर भी करो, कम्युनिकेट तो कर दी, उसको मॉनिटर भी करो, दोनों के बीच के रिलेशन टाइमली देखते रहो, कोई भी थ्रेट आया तो कैसे डील करोगे, नॉर्मल प्रोसेस हो गया। अभी ये है वैसे तो क्वालिटी रिव्यू, चलो क्वालिटी रिव्यू, अब मैंने तुमको नहीं बोला था अभी एक अडानी की ऑडिट के अंदर अगर दिक्कत आई, डीएफएल की ऑडिट के अंदर दिक्कत आई, तो अभी होता है क्वालिटी रिव्यू। ऐसा अपन ने भी पीयर रिव्यू पढ़ा था, तो इन जनरल था कि इन जनरल मेरे को देखना है कि तुम्हारी फर्म अच्छी है, फर्म की सारी पॉलिसीज वगैरह अच्छी है, मेरे को पीयर रिव्यू करने का मेन मकसद ये नहीं था कि मेरे को तुम्हारी गलती ही निकालनी है। पर हो सकता है अडानी के जो ऑडिटर थे, अडानी के जो ऑडिटर थे, अब उनको क्या लगा आईसीआई को कि अडानी के ऑडिटर की गलती है क्योंकि अडानी में फ्रॉड हो चुका है ना, तो अब उनको क्या करना है, अब जो बंदा आएगा क्वालिटी रिव्यू करने, क्वालिटी रिव्यू अलग है, वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है, जो बंदा क्वालिटी रिव्यू करने आएगा वो क्वालिटी रिव्यू के मकसद से यही आएगा कि एक स्पेसिफिक, किसी एक स्पेसिफिक ऑडिट, अडानी की ऑडिट के अंदर क्या डेफिशिएंसी थी, क्या डेफिशिएंसी थी मतलब उसने क्या चीज फॉलो नहीं करी, इसका मेन एम ही किसी एक पर्टिकुलर ऑडिट के अंदर कमी निकालना है। तो इसके अंदर क्या था, सैंपल सिलेक्शन चलता है, रिव्यू द सिस्टम एंड प्रोसीजर, मेरा मेन एम क्या था, सिस्टम एंड प्रोसीजर, यहाँ पे तो डिटरेंट कि मेरे को गलती निकाल के जानी है, डिटरेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर चेक करना है, मेरा एम कोई गलती निकालना नहीं है, मेरा बस आईसीआई का इतना एम है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी दे, पर इसके अंदर डिटरेंट और ये इंडिपेंडेंट टू आईसीआई, ऐसा आईसीआई बोलता है कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इंडिपेंडेंट है हमारे से, ऐसा आईसीआई बोलता है, मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो डिटरेंट मेरा एम ही एक पर्टिकुलर ऑडिट के अंदर, एक पर्टिकुलर ऑडिट के अंदर क्या क्या गलतियां थी, उसकी एरर क्या क्या थी, वो मुझे निकालना है, मेरा एम ही है क्वालिटी रिव्यू के अंदर, ठीक है। चलो नीचे,
हो गया है अपना चैप्टर। बस अब एक बार ये तुम देख लो, ये मैंने एक बार फटाफट लगा दिया कि न्यू यूनिट के केस के अंदर जितने भी न्यू यूनिट के प्रोविजन थोड़े थोड़े अलग थे ना, उन सबको एक साथ मैंने समराइज कर दिया, स्पेशल ज्ञान एक चेप दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब नया आया है क्योंकि अमेंडमेंट है इसीलिए। तो यूनिट क्या 12 साल से मतलब छोटी सी है, या फिर बड़ी भी हो गई तो भी उसने अभी तक अश्योरेंस सर्विसेज नहीं दी है। कंप्लीशन जनरली 20 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, पर न्यू यूनिट के केस में 7 दिन के अंदर कंप्लीट करो। ऑन साइड रिव्यू जनरली 6 दिन का टाइम मिलता है, न्यू यूनिट के अंदर 1 डे का ही मिलता है। इश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट के लिए थोड़े अलग प्रोसीजर है। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जनरली 3 साल की होती है, पर इस न्यू यूनिट के केस के अंदर बोर्ड डिसाइड करेगा। तो ये न्यू यूनिट का मैंने एक प्रोविजन समराइज कर दिया, ठीक है, डन। तो बाकी जितने भी फास्ट ट्रैक लेक्चर है सारे के सारे पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल तुमको फ्री में मिल जाएंगे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर तुमको ये बुक अगर ऐसी पूरी खरीदनी है तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। चलो गुड बाय, टाटा बाय बाय।